हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच लक्ष्य जेई हिंदी 2.0 में। है ना, हमारी इस हफ्ते की पहली मुलाकात है। थोड़ी चैट जूम कर दूं। हमारी इस हफ्ते की पहली मुलाकात है भाई। आज मिले हैं, बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में, चर्चा करेंगे ढंग से और फिर चीजों को समझेंगे। राइट, चैट जूम, यस। ओके जी। तो हम लोग आ गए हैं विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में। बट जब तक बताओ भैया, क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब लोग। समीर मिश्रा कह रहा है आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे समीर, गॉड ब्लेस यू। अगला बर्थडे आईआईटी में मनाना भाई। यस, एटलीस्ट आईआईटी के एडमिशन के साथ मनाना। कॉलेज तो अभी नहीं खुले होंगे बट स्टिल। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है अधीरा, थैंक यू सो मच। हमारे हाल एकदम फर्स्ट क्लास भाई, बढ़िया है, एकदम मजे में है। हाँ जी। तो भैया, जितना अभी तक चैप्टर पढ़ा है, क्या उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर रहे हो ना। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज करते रहना भाई, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें बनना बंद हो जाएगी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें बनना बंद हो जाएंगी, और अगर चीजें बनना बंद हो गई, सवाल उन्हें बंद हो गए, तो फिर कोई फायदा नहीं निकलेगा। है ना, चीजें बनना बंद हो गई, सवाल एकदम बंद हो गए, तो फिर कोई फायदा नहीं निकलेगा। समझ में आती है क्या बात, कोई दिक्कत यहां तक। बढ़िया। अरे लव यू टू भाई, लव यू टू। गोलू सिंह, तुम्हें पता है हमारा भी यहाँ पे पीडब्ल्यू में हम जब से आए, सब बच्चों ने मिलकर हमारा नाम निकाल रखा था गोलू सर, क्योंकि भैया हम थे बहुत मोटे। तो अभी सब ठीक है। तो अभी ये मुझे लगता है अभी हम गोलू सर तो नहीं लग रहे होंगे, बट चलो कोई नहीं। गोलू सिंह ने कहा है लव यू सर, तो लव यू टू बेटा। बच्चों से बहुत प्यार है हमको, सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे दिल के बहुत करीब हैं। हाँ जी, बिल्कुल दिल से पढ़ाते हैं। यार देखो, मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है। मैं जेन्युइनली बताता हूँ कि जब मैं क्लास शुरू करता हूँ तो मतलब यार मेरे से ना बहुत ज़्यादा, ये मेरे में दिक्कत भी हो सकती है, मेरे से ना बहुत ज़्यादा यार वो नहीं बुक करा जाता, मतलब शायरी एंड ऑल। मतलब कर सकते हैं लोग, करते हैं, बट मुझसे नहीं बोला जाता यार। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद बच्चे इस वजह से हमें पसंद कम करें, या क्या बातें हैं। तो मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर कि भाई, अगर मैं क्लास में आ गया, मैं कम देर पढ़ाऊंगा, शायद 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट पढ़ाऊंगा, बट मैं उस देर में ये फोकस करूंगा कि भाई कंटेंट जाना चाहिए बच्चे के पास में। हो सकता है मेरी बातें कभी कभी आप लोग को ये लगे अरे सर तो बस पढ़ाते रहते हैं, सर ज्यादा बातें नहीं करते, या सर ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते। कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, हमेशा नहीं करते। रोज क्लास में आने के बाद में ऐसी बातें नहीं करते। तो यार वो थोड़ा सा मेरा पार्ट खराब है, क्योंकि यार मैंने ना ऑफलाइन में भी जब पढ़ाया था तो मेरा हमेशा से फोकस ये होता था कि रिजल्ट लाना है बच्चे का। क्योंकि ये वाली बातें मैं अभी करूंगा तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम कहोगे अरे वाह सर बहुत बढ़िया माहौल बना दिया आपने, तो आज तो मौज कर दी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, हम कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, मैं भी करता हूँ, आपके साथ भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। टॉप पर मैं वो मजाक भी टॉपिक वाले ही करता हूँ कि कोई टॉपिक चल रहा है, उसकी मैंने कोई ट्रिक बनाई हुई है तो उसको हमने वैसे पढ़ा दिया। क्योंकि यार अगर मैं बहुत ज्यादा अगर ये सोचूं कि भाई मतलब बिल्कुल ही सिर्फ माहौल बना दूं क्लास में, तो वो अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, बट जब तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा, तुम मेन पेपर देने जाओगे, और जब तुमसे सवाल वहां भी नहीं बनेंगे, यहाँ पे सवाल ना बने, मैं यहाँ पे फिर भी कह दूं अरे कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पर अगर वहां पेपर में सवाल नहीं बने, तो उस समय जो तुम्हारे मन में मेरे को लेके जो घृणा आएगी ना, कि यार सर ने पूरा सब्जेक्ट खराब कर दिया हमारा, हम तो बस हंसी मजाक ही सुनते रह गए, है ना। तो फिर वो चीज यार अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं ये बात समझता हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा आज बैच लेके अगर ये सपना भी देख रहा है, अगर उसने ये कोशिश भी करी है कि यार मैं आईआईटी जाना चाहता हूं, ये अपने आप में उसकी एक सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि हर बच्चे की बस की बात नहीं होती। तो अगर कोई बच्चा ये कोशिश कर रहा है इतनी सी भी कि मैं आईआईटी जाना चाहता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उस चीज को मेंटेन रखेंगे, हमेशा मेहनत करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एंड प्लीज मन लगा के पढ़ो यार। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बातों में लगे रहते हैं, हंसी मजाक में लगे रहते हैं। यार देखो, तुमने इस बैच के पैसे दिए हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, तुम ये देखो कि कितने अपनी पेरेंट्स की मेहनत की कमाई से आपने ये बैच लिया है। और अगर आप यहाँ पे ये सारी बातें करते हैं, या आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो मतलब क्या ही फायदा है फिर, है ना। मतलब यार तुम अब उतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि तुम्हें एक एक बात मैं सिखाऊं। जब बच्चा 12th में आ जाता है तो बच्चा समझदार बन जाता है ना, बच्चा मेच्योर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे ठीक है अभी तो बचपना है, स्कूल ही चल रहा है और पापा संभाल लेंगे। पर बेटा जी, जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, लाइफ में कब क्या हो जाए।
तो अपनी पढ़ाई अच्छी रखो यार, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब जिंदगी तुम्हें बच्चे से बड़ा बना देगी, और इतना बड़ा बना देगी कि समझ नहीं आएगा। भगवान करे आपके अंदर बचपना हमेशा बना रहे, आप हमेशा एंजॉय करें लाइफ को। मैं सीरियस बात नहीं करना चाहता, बट स्टिल मैं ये बात कह रहा हूँ कि लाइफ का कुछ नहीं पता भाई, जो कर रहे हो करियर पे उस पर फोकस करो, ठीक है? फोकस करो प्लीज। क्लास में जब भी मैं सवाल करवाता हूं, तुम्हें सवाल अगर टफ भी लगते हैं तो प्लीज सवाल को ध्यान से देखा करो, सवाल को सुना करो, ये देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि बेटा सवाल तो वही है जो आपके आसपास है, हर जगह वही पढ़ाए जाते हैं, पर ये देखो कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मुझसे सवाल नहीं बन रहा, मुझसे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या टीचर गलत पढ़ा रहा है, नहीं, क्या टीचर एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता तो सभी को दिक्कत हो जाती। कुछ कुछ बच्चों को जो दिक्कत हो रही है, हाँ समय लगता है, कोई बात नहीं विकास यादव, समय लगने दो, बट जो बच्चे कह रहे समझ नहीं आता, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि बेटा मुझे नहीं लगता कि 9 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैं ये कहूंगा कि मेरे में ये काबिलियत नहीं है कि मैं एक टॉपिक बच्चे को ना समझा पाऊं। ये बात थोड़ी मुश्किल है समझने के लिए, तो थोड़ा सा देखें यार क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है बेटा? मॉड्यूल बहुत जरूरी है, नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल्स, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। सही है, बढ़िया, ओके। चलिए आइए भाई शुरू करते हैं, चलिए आइए भाई शुरू करते हैं। हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 पे। हम लोग एक बार हेनरी नियम के जो रूल्स थे एक बार उनको डिस्कस करेंगे, विलेयता की जो बातें थी उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है? गैस प्लस लिक्विड का जो विलयन है उसे डिस्कस करेंगे, उसकी विलेयता के कारक समझेंगे। जब ये बात हम समझ लेंगे तो फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है वाष्प दाब। आज हमें समझना है वाष्प दाब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर की बात हो जाएगी तो फिर अगला पॉइंट आएगा क्वथनांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट। हमें ये 3 चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है, ठीक है? हमें 3 चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक एक करके बातचीत शुरू करता हूं। पहले मैं बेटा, अभी नया नया बैच शुरू हुआ है, तुम लोग अभी अभी आए हो, हमारी कुल ही 3 क्लासेस हुई हैं अभी तक, 3 या 4 क्लासेस। तो अगर क्वेश्चन बनने में दिक्कत आ रही है तो धीरे धीरे वो चीज सही हो जाएगी। एक दिन में कोई जादू नहीं होगा। तुम सोचो कि तुम पहले दिन क्लास में आए और तुमसे सब होने लग जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा समय लगता है, बट हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है ना? हमें कोशिश छोड़नी नहीं है, राइट? ठीक है, चलिए, ओके। प्लीज गौर से देखें, प्लीज गौर से देखें। मैंने आपसे विलेयता नाम का टॉपिक पिछले हफ्ते में शुरू किया था, बड़े दिनों में क्लास हो रही है इसलिए मैंने सोचा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? हमने विलेयता को इंग्लिश में बोला था सॉल्युबिलिटी। हमने विलेयता को इंग्लिश में क्या बोला था? सॉल्युबिलिटी। हमने कहा किसी विलायक में विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा मिलाई जा सकती है वो उसकी विलेयता कहलाती है। किसी विलायक में विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा मिलाई जा सकती है वो उसकी विलेयता कहलाती है। किसी विलायक में विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा मिलाई जा सकती है वो उसकी विलेयता कहलाती है। बहुत अच्छी बात है। हमने कहा था विलेयता के लिए 2 कारक हैं, एक है दाब का प्रभाव, एक है ताप का प्रभाव। एक है दाब का प्रभाव, एक है ताप का प्रभाव, ठीक है? एक है दाब का प्रभाव, एक है ताप का प्रभाव। अगर हमने दाब के प्रभाव की बात करी थी तो दाब का प्रभाव हमने दिया था हेनरी नियम द्वारा। दाब का प्रभाव हमने दिया था हेनरी नियम द्वारा। क्या था हेनरी नियम? हेनरी नियम था कि गैस का जो दाब होता है ये बराबर है हेनरी नियतांक इनटू उस गैस का मूल भिन्न, किसमें? द्रव में। गैस का जो दाब होता है वो बराबर है KH इंटू गैस का मूल भिन्न, किसमें? द्रव में। KH क्या है? हेनरी नियतांक, और ये क्या है? मूल भिन्न। ये गैस का दाब है जो इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर मैंने ताप के प्रभाव की बात करी तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमने इस पे तो काफी सारे सवाल भी करे थे। अगर मैं ताप के प्रभाव की बात करता हूं तो बेटा जी हमेशा एक बात सुनो मेरी, जब नए बॉन्ड बनते हैं,
जब नए बॉन्ड बनते हैं, रोशन सैनी गुड इवनिंग बेटा, प्लीज ध्यान से ध्यान दे क्लास में। जब नए बॉन्ड बनते हैं तो हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और जब बने हुए बॉन्ड टूटते हैं, जब बने हुए बॉन्ड टूटते हैं तो हमेशा ऊष्मा अवशोषित होती है। मेरी बात को ध्यान से सुने, जब नए बॉन्ड बनते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जब बने हुए बॉन्ड टूटते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। अगर मैंने गैस और द्रव का विलयन देखा तो बेटा जब गैस को द्रव के साथ मिलाओगे तो नए बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि गैस और द्रव में आकर्षण होगा और उन नए बॉन्ड की वजह से ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो मैंने बोला कि गैस और द्रव का जब विलयन बनता है, गैस प्लस द्रव के विलयन बनने पर गैस और द्रव के विलयन बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर ऊष्मा उत्सर्जित होती है इसका मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 है। और बेटा जी 11वीं क्लास में ना एक चैप्टर पढ़ा जाता है रासायनिक साम्यावस्था, जिसमें लाशातलीय नियम नाम की चीज हम लोग पढ़ते हैं। और जब लाशातलीय नियम की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि जैसे जैसे ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, दो तरीके के प्रक्रम है, तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये हमारे पास में क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है विलेयता घटती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है विलेयता घटती है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा कि अगर गैस और द्रव का विलयन बनाते हैं तो ऐसा विलयन बनाने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है विलेयता घटती है। ठीक है, ताप बढ़ता है तो विलेयता घटती है। अगर ताप बढ़ता है तो विलेयता घटती है, तो हमने कहा दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। गैस प्लस द्रव के विलयन में हमने ये समझा था कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है विलेयता बढ़ती है, और जैसे जैसे ताप बढ़ता है विलेयता घटती है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है विलेयता बढ़ती है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है विलेयता घटती है। अगर ताप बढ़ने पे विलेयता घटती है तो बेटा जी इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, इस बात का एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि जो जलीय स्पीशीज होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जंतु ठंडे पानी में, ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं गर्म पानी से। जलीय जीव जंतु ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं गर्म पानी से। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अगर मछली गर्म पानी में है तो ताप ज्यादा है, और अगर ताप ज्यादा है तो ऑक्सीजन गैस, क्योंकि गैस प्लस द्रव की बात है ना, अगर ताप ज्यादा है तो गैस की विलेयता क्या है, कम। और अगर गैस की विलेयता कम है यानी कि ऑक्सीजन गैस वहां पे कम घुलती है, और अगर ऑक्सीजन गैस कम घुलती है तो बेटा जी अगर ऑक्सीजन कम होगी तो जो मछली है उसे सांस नहीं आ पाएगी आसानी से, क्योंकि सबको सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर सांस ही नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली मर जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं गर्म पानी में मछलियां नहीं होती, ठंडे पानी में बेहतर रहती हैं, क्योंकि ठंडा पानी है मतलब टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है इसका मतलब गैस की विलेयता ज्यादा है, और अगर गैस की विलेयता द्रव में ज्यादा है इसका मतलब उन्हें अच्छे से सांस आ रही है, उन्हें अच्छे से सांस आ रही है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पक्का जी?
यस, तो ये था ताप का प्रभाव जो मैंने आपको समझा दिया कि भैया गैस और द्रव का जब भी विलयन बनता है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है और ऑब्वियसली ताप घटाने पर विलेयता बढ़ती है। ताप घटाने पर विलेयता बढ़ती है। सही है, अच्छी बात है, ओके ठीक है। अगर यहां तक सब कुछ समझ में आता है, अगर यहां तक सब कुछ समझ में आता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब का प्रभाव हो गया, ताप का प्रभाव हो गया, हमने दोनों बातें कर ली, गैस इन लिक्विड विलयन हो गया। अब हमें जाना है द्रव प्लस द्रव का विलयन या फिर हमें चाहिए ठोस प्लस द्रव का विलयन। करेंगे उसके बारे में बात, बट उससे पहले मुझे मेरा गला बिल्कुल खराब हो गया है, मुझे दो टर्म्स डिस्कस करने हैं आपसे, मुझे दो टर्म्स डिस्कस करने हैं आपसे और उनका नाम क्या है, वाष्प दाब। मुझे दो टर्म्स आपसे डिस्कस करने हैं, एक का नाम है वाष्प दाब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरे चैप्टर में काम आएगा, आज समझेंगे उसको। और दूसरी चीज है क्वथनांक बिंदु, वो भी आगे काम आता है, तो आज ही बात कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, आइए भाई एक एक करके शुरू करते हैं। मैं आपसे डिस्कशन शुरू करता हूं वाष्प दाब का। वेपर प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। वेपर प्रेशर जिसे हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। क्या होता है वाष्प दाब, आइए बात करते हैं। क्या होता है वाष्प दाब, आइए बात करते हैं। बेटा जी सपोज करिए आप कहीं जा रहे थे घर में, ठीक है, घर से कहीं बाहर जा रहे हो, आप पूरी फैमिली आपकी बाहर जा रही है, आपको जाते जाते लगा यार प्यास लग रही है, किचन में जाके पानी पी लेता हूं। आपने ग्लास लिया, उससे पानी भरा और जैसे आप पानी भर रहे थे पानी थोड़ा सा नीचे गिर गया। अब आपने फटाफट पानी पिया, अब आपने कहा यार अभी साफ सूफ करने का टाइम नहीं है, मैं चला जाता हूं, वापस आने के बाद में साफ कर लूंगा। आप चले गए 4-5 घंटों के लिए। जब आप वापस आओगे तो मुझे एक बात बताओ, आपने नोटिस भी किया होगा डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में, क्या जितना पानी गिरा था क्या अभी भी पानी उतना का उतना ही पड़ा होगा? जितना पानी गिरा था क्या अभी भी पानी उतना का उतना ही पड़ा होगा क्या, या थोड़ा कम हो गया होगा? कम हो गया होगा, आप सबने देखा है। क्यों? क्योंकि जल का वाष्पन हो जाता है, वाष्प बन के उड़ता रहता है। अगर आप अगले दिन तक आते तो शायद वो पानी पूरा ही खत्म हो जाता वहां से, है ना? तो जल का वाष्पन हो जाता है। आप मानते हो ये बात कि खुले माहौल में है जल जो है वो वाष्प बन बन के उड़ जाएगा। चलिए अच्छी बात, आगे बात करते हैं। इसी चीज के तर्ज पे एक चीज समझते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जल है बीकर में, हमारे पास बीकर में जल है। अगर हमारे पास बीकर में जल है तो हमें पता है जल का वाष्पन भी होता है, जल का वाष्पन भी होता है, पड़े पड़े जल वाष्पित होता है। अगर पड़े पड़े जल वाष्पित होता है तो देखिए ध्यान से, ये जो जल है ये वाष्प बन बन के ऊपर जाएगा। ये जो जल है ये जल वाष्प बन के ऊपर जाएगा, ये जो जल है ये वाष्प बन के ऊपर जाएगा। जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बेटा वाष्प के जो अणु है वो ऊपर जाएंगे हवा में, जाएंगे हवा में, जाएंगे हवा में, परंतु परंतु क्या होगा, जल के अणु वाष्पित होकर ऊपर तो जाएंगे, परंतु बेटा जी ये इस बीकर से बाहर नहीं जा सकते। अगर खुला होता पात्र तो जल के अणु वाष्पित होकर हवा में चले जाते, जल का अमाउंट यहां पे कम 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 होता जाता, समय के साथ खत्म हो जाता। परंतु मैंने क्या बोला कि अगर जल के अणु वाष्प बन बन के ऊपर जा रहे हैं तो वाष्प के अणु ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, बट बेटा एक समय के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद वाष्प इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो जैसे ही वाष्प के अणु एक दूसरे से टकराएंगे या यहां पे बीकर की जो आपके पास में बाउंड्रीज हैं, जो वॉल है, उससे टकराएंगे, अब इन्हें एहसास होगा कि अभी इसके ऊपर तो जा नहीं सकते, ये एक दूसरे से टकरा के, बीकर की बाउंड्री से टकरा के वापस संघनन करने लग जाएंगे और संघनित होके नीचे आने लग जाएंगे। समझ रहे हो अब बात? पहले जल के जो अणु हैं, लिक्विड जल के अणु, वो वाष्पित होकर ऊपर जाएंगे, वाष्पित अणु ऊपर जाके एक दूसरे से टकराएंगे, बीकर की वॉल से टकराएंगे और संघनित होकर नीचे आएंगे, संघनित होकर नीचे आने लग जाएंगे।
समझो बात ध्यान से, पहले यहां पे वाष्पन होना शुरू हुआ, पहले यहां पे वाष्पीकरण होना शुरू हुआ, अणु आपके वाष्पित होते जा रहे हैं, वाष्पित होते जा रहे हैं, वाष्पित होते जा रहे हैं। एक समय के बाद जब सारे वाष्पित अणु ऊपर पहुंच गए तो हमने बोला अब आपका क्या होना शुरू हुआ, संघनन होना शुरू हुआ, क्योंकि जितने भी अणु हैं वो लौट के संघनित होके नीचे भी आएंगे। अणु वाष्पित होकर ऊपर पहुंच गए, एक दूसरे से टकरा के, बीकर से टकरा के नीचे आना शुरू हो गए, संघनन होना शुरू हो गया। बेटा पहले कुछ अणु वाष्पित हुए, संघनित हुए, वाष्पित हुए, संघनित हुए। एक समय ऐसा आएगा जब वाष्पन की दर जो है वो संघनन की दर के क्या हो जाएगी, बराबर। एक समय ऐसा आएगा जब वाष्पन की दर जो है वो संघनन की दर के क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब जितने अणु वाष्पित हो रहे होंगे उतने ही अणु संघनित हो रहे होंगे, जितने अणु वाष्पित हो रहे होंगे उतने ही अणु संघनित हो रहे होंगे। सपोज 5 अणु वाष्पित हुए, 5 अणु संघनित हो गए, 10 अणु वाष्पित हुए, 10 अणु संघनित हो गए, 20 अणु वाष्पित हुए, 20 अणु संघनित हो गए। मतलब एक समय ऐसा आया जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो गई, समान हो गई। और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। मतलब H2O का जो लिक्विड है और जो H2O की वाष्पित अवस्था है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, H2O का जो लिक्विड है और जो उसकी वाष्पित अवस्था है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, साम्य आ गया है। H2O का जो लिक्विड है और जो H2O की वाष्पित अवस्था है, इन दोनों के बीच में क्या आ चुका है, साम्य आ चुका है। अगर H2O का लिक्विड और उसकी वाष्पित अवस्था के बीच में साम्य आ गया है तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे, कि भैया जब इसकी लिक्विड अवस्था और इसकी वाष्पित अवस्था में साम्य आ गया है, इस सिचुएशन पे हम क्या समझेंगे, हम बोलेंगे इस सिचुएशन में जब साम्य है, हम बोलेंगे साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा उसे वाष्प दाब कहेंगे। साम्य पर द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा जो दाब लगेगा उसे वाष्प दाब कहेंगे। समझ रहे हो अब बात? हमने कहा ये जब साम्य आएगा, देखो ऐसा है, वाष्पीकरण में अणु जा रहे होंगे, संघनित होके भी आ रहे होंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बट एक समय के बाद बैलेंस बन जाएगा। मतलब जब जितने अणु वाष्पित हो रहे हैं उतने ही संघनित भी होंगे, जितने अणु वाष्पित हो रहे हैं उतने भी संघनित भी होंगे। तो जितने वाष्पित उतने ही संघनित जब होंगे, जब दोनों की दर बराबर हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा उसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। अगर उसका वाष्प दाब कहलाता है, द्रव की सतह पर लगने वाला जो दाब है उसका वो वाष्प दाब कहलाता है, तो ध्यान से समझिएगा, हम बोलेंगे कि ये वेपर प्रेशर है। ये क्या है, वेपर प्रेशर है। अगर ये वेपर प्रेशर है तो आप देखिए ध्यान से, जब भी हम साम्यावस्था लाते हैं तो साम्य स्थिरांक भी तो लिख सकते हैं। जब भी हम साम्यावस्था की बात करते हैं तो साम्य स्थिरांक भी तो लिख सकते हैं। तो बेटा जी अगर मैं यहां पे साम्य स्थिरांक का मान लिखूं तो आपको याद होगी ये बात, थोड़ा बहुत 11th का नॉलेज है कि शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस, शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस,
इन दोनों को साम्य स्थिरांक के एक्सप्रेशन में कभी भी शामिल नहीं किया जाता। शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस दोनों को साम्य अवस्था के एक्सप्रेशन में कभी भी शामिल नहीं किया जाता। अगर कभी भी शामिल नहीं किया जाता तो लिक्विड को तो लेंगे नहीं, केवल इसको लेंगे और ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? H2O गैस के दाब के। ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? H2O गैस के दाब के। और साम्य अवस्था पे जो दाब है वही तो क्या है? वाष्प दाब है। यही तो क्या है? वाष्प दाब है। साम्य अवस्था पर जो दाब है वही क्या है? वाष्प दाब है। तो बेटा जी ये बात आपको समझ में आती है कि हम ये भी कह सकते हैं कि वाष्प दाब एक तरीके का साम्य स्थिरांक है। सही बात है, समझ में आती है बात। मुझे बताओ, क्या वाष्प दाब समझ में आया क्या सबको? क्या सबको समझ में आया क्या कि वाष्प दाब क्या होता है? क्या सभी को समझ में आया क्या कि वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पे लगाए जाने वाला दाब क्या होता है? वाष्प दाब होता है। प्लीज मुझे बताएं, क्लियर है? जल्दी बताइए प्लीज, फिर हम आगे की बात करेंगे। साम्य अवस्था पर होना चाहिए, बट साम्य अवस्था से पहले वाला जो दाब है, दाब तो शुरू से लगना शुरू हो जाएगा जब संघनन होगा, पर उस समय वाले दाब को वाष्प दाब नहीं कहेंगे। उस समय वाले दाब को वाष्प दाब नहीं कहेंगे। यस, ठीक है, बढ़िया है, बहुत सही। अब हम बात करते हैं कि अगर ये वाष्पदाब समझ में आया तो वाष्पदाब किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैं एक सेकंड पानी पी लूं फिर बात करें क्या? एक सेकंड में पानी पी लूं फिर बात करें क्या? यस, एक सेकंड रुकिए, पानी पी लेते हैं। बेटा ये तो उसकी घात स्टोइक्योमेट्री गुणांक है। हम जब भी कोई साम्य स्थिरांक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? साम्य स्थिरांक कैसे लिखते हैं? गैसों के लिए उनका आंशिक दाब, उसकी घात उनका स्टोइक्योमेट्री गुणांक, और लिक्विड के लिए कुछ लिखते ही नहीं, उसे 1 मानते हैं, है ना? तो ये के इक्विलिब्रियम हो गया। जिन बच्चों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा, एक बार 11वीं क्लास का साम्य स्थिरांक कैसे लिखते थे वो रिवाइज करके आए, क्योंकि 11th के छोटे छोटे टॉपिक्स आप साथ में रिवाइज करते रहोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको अर्जुना बैच भी साथ में मिला हुआ है, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। साम्य स्थिरांक कैसे लिखा जाता है, बहुत बेसिक सी बात है, याद नहीं आ रही होगी तो आ जाएगी, ठीक है? आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं वाष्प दाब के कारक। आइए बात करते हैं वाष्प दाब के कारक। तो पहली बात हमें समझ में आया कि वाष्प दाब होता क्या है। सेकंड बात, वाष्प दाब किन बातों पर निर्भर करता है? तो हम कहते हैं वाष्प दाब ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। वाष्प दाब ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसे मैं दो तरीकों से समझा सकता हूं, एक तो नॉर्मल जनरल बात से और एक मैं प्रॉपर लॉजिक से। तो मैं प्रॉपर लॉजिक भी बताऊंगा और नॉर्मल बात भी बताऊंगा, वहां भी साम्य अवस्था का कॉन्सेप्ट आएगा। आज एक बार रिवाइज कर लेना। ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब बढ़ता है। कैसे? जब ताप बढ़ेगा तो ज्यादा द्रव के अणु वाष्पित होंगे, ज्यादा द्रव के अणु वाष्पित होंगे तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा। ताप बढ़ेगा तो ज्यादा द्रव के अणु वाष्पित होंगे तो ज्यादा वाष्प के अणु वाष्प दाब लगाएंगे, यानी कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है हमको? ये बात समझ में आती है तो इसको एक और तरीके से देखते हैं। प्लीज देखिए, ये आपका द्रव है, ये आपका गैसीय अवस्था में जा रहा है। बेटा द्रव से गैस जाना, क्या आकर्षण बल फ्री होना हो गया क्या? ज्यादा फ्री हो गए ना सारे अणु, ज्यादा मुक्त हो गए ना सारे अणु। अगर सारे अणु ज्यादा मुक्त हो गए तो डेल्टा एच का मान धनात्मक हो जाएगा। अगर अणु ज्यादा मुक्त हो गए तो डेल्टा एच का मान धनात्मक हो जाएगा। अगर डेल्टा एच का मान धनात्मक हो गया तो हमने बोला
कि जब डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है तो साम्य स्थिरांक जो है वो ताप के समानुपाती होता है। साम्य स्थिरांक जो है वो ताप के समानुपाती होता है। सर आपको कैसे पता? बेटा जी क्लास 11 साम्यावस्था चैप्टर, और वहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था ला शातलीय नियम। ला शातलीय नियम, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था। क्लास 11 साम्यावस्था ला शातलीय नियम। ताप बढ़ने के साथ साम्य स्थिरांक बढ़ता है। अगर ताप बढ़ने के साथ साम्य स्थिरांक बढ़ता है तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा साम्य स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा, यानी कि वाष्प दाब का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। समझ में आई बात? क्योंकि देखो भाई, ताप बढ़ेगा तो साम्य स्थिरांक बढ़ेगा, साम्य स्थिरांक बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, है ना? साम्य स्थिरांक बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो हमने यही कहा कि ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है, सिंपल। सही बात है, बढ़िया है। पहली चीज ये वाष्प दाब, दूसरी चीज ये बात, तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी बात सुनिएगा मेरी। मैंने ये बोला कि बेटा वाष्प दाब जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव के अणुओं के मध्य अन्योन्य बल। वाष्प दाब जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव के अणुओं के मध्य अन्योन्य बल से। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा बीकर में आपका द्रव है, अगर द्रव के अणु आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल एक दूसरे के लिए रखेंगे, अगर द्रव के अणु आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल रखेंगे तो बेटा क्या वो वाष्पित होंगे? क्या वो वाष्पित होंगे? नहीं। द्रव के अणु आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल अगर रखेंगे तो क्या वो वाष्पित होंगे? होना चाहेंगे? नहीं होना चाहेंगे, यानी कि वाष्प दाब कम लगेगा। होंगे भी तो बहुत कम वाष्पित होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, उन्हें एक दूसरे से दूर जाना ही नहीं है। वाष्प दाब तो जब लगता है जब अणु एक दूसरे से दूर जाते हैं, वाष्प बन बन के उड़ जाते हैं। अगर अणुओं के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल बहुत मजबूत है तो उसमें वाष्प दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। पर अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कमजोर है तो वो एक दूसरे के साथ रह के उतने खुश नहीं है, तो वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। दूर जाना चाहेंगे तो वाष्प बनाएंगे, और वाष्प बनाएंगे तो वाष्प दाब लगाएंगे। वाष्प बनाएंगे तो वाष्प दाब लगाएंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव के अणुओं के मध्य अन्योन्य बल के। सही है? सही है, बहुत अच्छी बात। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, अन्योन्य बलों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बातें हमने कर ली। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताएं। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताएं। संघनन बेटा, कोई भी गैस के अणु जब वापस द्रव में परिवर्तित होते हैं तो इस प्रक्रम को संघनन नहीं कहते। कैसी बात कर रहे हो भाई? यस, यहां तक सब ठीक है? बोले बेटा, डाउट बोले, जल्दी बताओ भाई, फिर आगे पढ़ेंगे। अन्योन्य बल बेटा जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और भी तरह तरह के फोर्सेस होते हैं आपस में जो अणुओं को बांध के रखते हैं एक दूसरे से। वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? ठीक है, बढ़िया। ओके, एक लड़का कह रहा है रिपीट कर दीजिए अच्छे से। तो अभी क्या गंदे से पढ़ा रहे हैं क्या? कमाल की बात कर रहे हो भाई। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक सब क्लियर है तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक सब क्लियर है, अन्योन्य बल क्या है? आइए बेटा मैं बताता हूं आपको।
अन्योन्य बल जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जैसे कि डिस्पर्शन फोर्सेस, जैसे कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, इस तरीके के जो बल होते हैं आपस में उन्हें क्या कहा जाता है? अन्योन्य बल कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आती है? यस, ओके बेटा। ठोस के केस में तो वाष्पदाब ही नहीं होगा ना, क्योंकि ठोस वाष्पित सिर्फ उधर्पातन करने के लिए होता है, रूटीन में थोड़ी होता है रोशन, है ना। चलिए, एनसीईआरटी के उदाहरण में उस दिन डिस्कस कर तो गया था रामरतन, बार बार क्यों डिस्कस करेंगे, मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है, यस। सभी द्रव गैस में परिवर्तित नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे विकास बेटा, क्योंकि बीकर ऊपर से बंद है, तो सभी द्रव गैस में जाएगा भी तो उन्हें वापस आना पड़ेगा संघनितों के नीचे, क्योंकि वो इसके ऊपर जा नहीं सकते, और जैसे ही दीवारों से टकराएंगे वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होके नीचे आएंगे, जैसे ही ऊपर दीवारों से टकराएंगे लिक्विड बन के नीचे आएंगे। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए आइए, चलिए आइए, अगर ये चीज सही है अगले पॉइंट पे आते हैं। वाष्प दाब द्रव की मात्रा वाष्प दाब द्रव की मात्रा पात्र का आकार, वाष्प दाब द्रव की मात्रा पात्र का आकार क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। वाष्प दाब द्रव की मात्रा पात्र का आकार या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। आप सोचो, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो क्या होगा? ज्यादा द्रव के अणु वाष्पित होंगे, पर ज्यादा वापस संघनित भी होंगे। अल्टीमेटली साम्य अवस्था तो आ ही जाएगी ना, तो क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो, पात्र का आकार मतलब आपने द्रव को इस पात्र में रखा हो, आपने द्रव को इस पात्र में रखा हो, आपने द्रव को इस पात्र में रखा हो। हम किसी भी पात्र में द्रव रख दें, हम किसी भी पात्र में द्रव रख दें, हम बोलेंगे वाष्प दाब सेम रहेगा, अगर द्रव सेम है तो। क्यों? क्योंकि बेटा वाष्प दाब तो एक साम्य अवस्था की चीज है, आप जैसी शेप में रखो साम्य अवस्था तो आएगी ही आएगी। और आखिरी चीज, द्रव की मात्रा, आप एक बाल्टी जल ले लो या पूरा समंदर भर के जल ले लो, दोनों ही स्थिति में वाष्प दाब सेम रहेगा, दोनों ही स्थिति में वाष्प दाब सेम रहेगा। समझ रहे हो आप बात? दोनों ही स्थिति में वाष्प दाब जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर 1 मोल जल होगा तो 1 मोल के हिसाब से साम्य आएगा, और 100 मोल जल होगा तो 100 मोल के हिसाब से साम्य आएगा। परंतु 11वीं कक्षा में साम्य अवस्था के टाइम हम ये बात करते हैं कि साम्य स्थिरांक का जो मान है वो सांद्रता पे परिवर्तित नहीं होता, सांद्रता चेंज होने पे चेंज नहीं होता। तो 1 मोल हो चाहे 100 मोल हो चाहे 1000 मोल हो, साम्य स्थिरांक का मान फिक्स रहेगा। और वाष्प दाब एक साम्य स्थिरांक ही तो है, वाष्प दाब एक साम्य स्थिरांक ही तो है। तो द्रव की मात्रा बढ़ाओ घटाओ कितनी भी करो, वाष्प दाब चेंज नहीं होगा। क्षेत्रफल बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, वाष्प दाब चेंज नहीं होगा। पात्र का आकार कितना भी चेंज करो, वाष्प दाब चेंज नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया है। तो ये पॉइंट्स हैं जिन पे वाष्प दाब निर्भर नहीं करता, ये पॉइंट्स हैं जिन पे वाष्प दाब निर्भर करता है, और ये है कॉन्सेप्ट वाष्प दाब का। सही है, अगली चीज पे चलते हैं, अगली चीज पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगला चीज है क्वथनांक बिंदु। अगली चीज है क्वथनांक बिंदु। क्या होता है क्वथनांक बिंदु? बॉइलिंग पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, अगली चीज क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा जी जब आप क्वथनांक बिंदु की बातें करते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्वथनांक बिंदु आपका ऐसा ताप है
जब आपके द्रव का वाष्प दाब जो है वो बाहरी दाब के बराबर है। क्वथनांक बिंदु ऐसा ताप है जिसपे द्रव का वाष्प दाब जो है वो उसके बाहरी दाब के बराबर है। क्वथनांक बिंदु ऐसा ताप है जिसपे द्रव का वाष्प दाब जो है वो बाहरी दाब के बराबर है। प्लीज देखिए, ऐसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके बाहरी दाब के समान हो, उसके बाहरी दाब के समान हो, ऐसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके बाहरी दाब के समान हो, वो क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। हमने बोला ये चीज, ऐसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब जो है वो उसके बाहरी दाब के बराबर है। देखो ध्यान से, द्रव का जो वाष्प दाब है और जो उसका बाहरी दाब है, अगर ये दोनों सेम है तो उस समय पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा ताप जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है और जो द्रव का बाहरी दाब है वो सेम है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और ऐसे टेम्परेचर पे ही जो द्रव है वो उबलने लग जाता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिस पे द्रव बॉयल होने लग जाए। बट लॉजिक ये होता है कि वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाए। सामान्यतः हम ये मानते हैं, सामान्य तौर पे बाहरी दाब, सामान्य तौर पे बाहरी दाब का मान हमेशा 1 atm होता है। सामान्य तौर पे बाहरी दाब का मान हमेशा 1 atm होता है। अगर बाहरी दाब का मान हमेशा 1 atm होता है तो हम क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर है जब किसी पदार्थ का वाष्प दाब उसके बाहरी दाब के बराबर हो जाए, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाए। जब किसी पदार्थ का वाष्प दाब उसके बाहरी दाब के बराबर हो जाए, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाए। किसी भी द्रव का जो क्वथनांक बिंदु है वो ऐसा ताप है जिसपे उस पदार्थ का वाष्प दाब उसके बाहरी दाब के बराबर हो जाए, और बाहरी दाब सामान्यतः क्या हो सकता है? 1 atm हो सकता है। ठीक है जी, समझ में आती है बात? तो जब किसी द्रव का वाष्प दाब ये हो जाता है तो ये हो सकता है। जरूरी नहीं है बाहरी दाब हमेशा 1 atm हो। अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा जहां मैं अलग भी लूंगा, बट जनरली 99% ऐसा माना जाता है कि 1 atm होता है नॉर्मल दुनिया में। तो अगर हमारे बाहर वायुमंडलीय दाब आप देखो तो 1 atm ही है ना? ये चीज है। अगर ऐसी बातें हैं तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 देखना ध्यान से। ये मेरे पास में द्रव है, ये मेरे पास में द्रव है, इस द्रव का वाष्प दाब है 2 atm और जो बाहरी दाब है 3 atm। तो क्या ये जिस भी टेम्परेचर पे है, ये जिस भी टेम्परेचर पे है, क्या ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो जब होता ना जब द्रव का वाष्प दाब और बाहरी दाब सेम होता। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखें। मैंने बोला आपका वाष्प दाब है 2 atm और आपका बाहरी दाब भी है 2 atm।
आपका वाष्प दाब भी है 2 atm, आपका भारी दाब भी है 2 atm। ऐसी सिचुएशन में जो यहां टेम्परेचर है, क्या वो बॉइलिंग पॉइंट है? यस, ये बॉइलिंग पॉइंट है। T2 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। T1 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बट T2 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि जब वाष्प दाब और भारी दाब सेम हो जाते हैं, ऐसे ताप को उसका क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। बट जब वाष्प दाब और भारी दाब सेम नहीं होते, ऐसे ताप को उसका क्वथनांक बिंदु नहीं कहा जाता। ठीक है, बढ़िया है। अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल देखें। ये द्रव है, इसका वाष्प दाब है 1 atm। लेट्स से मैंने बोला इसका वाष्प दाब है 2 atm, और आप ये माने कि बाहरी दाब है 3 atm, है ना। इसी तरीके से ये हमारे पास एक और बीकर है, इसमें भी द्रव है। हाँ जी, इसका वाष्प दाब है 0.5 atm। नहीं, इसका वाष्प दाब है 2 atm, वाष्प दाब मैं सेम रखता हूं। बाहरी दाब है 5 atm। ठीक है, शुरुआत में ये भी किसी T1 टेम्परेचर पे है और ये भी किसी T1 टेम्परेचर पे है। मुझे बताएं, क्या दोनों जगह पे जो भी ताप है, क्या वो क्वथनांक बिंदु है? क्या दोनों जगह पे जो भी ताप है, क्या वो क्वथनांक बिंदु है? नहीं। दोनों जगह पे जो भी ताप है, क्या वो क्वथनांक बिंदु है? नहीं है। अगर वो क्वथनांक बिंदु नहीं है, अगर वो क्वथनांक बिंदु नहीं है, तो क्या उसे क्वथनांक पे लाया जा सकता है? हाँ, हमें पता है वाष्प दाब ताप बढ़ाने से बढ़ता है। अभी हमारे पास 2 atm है वाष्प दाब, इसका मुझे कहां तक ले जाना है? 3 atm तक। तो मैं इसको हीट करूंगा, ज्यादा भाप बनेगी, ज्यादा भाप बनेगी तो ज्यादा दाब लगेगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। 2 से जब 3 हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा। वो ताप जो होगा वो इसका क्वथनांक बिंदु हो जाएगा। वो ताप जो होगा वो इसका क्वथनांक बिंदु हो जाएगा। तो मैंने बोला इसे हीट करना पड़ेगा। हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा और अल्टीमेटली अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। अल्टीमेटली अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। इसी तरीके से अगर मैं वहां बात करता हूं, उधर वाले बीकर में बात करता हूं, तो मैंने बोला कि प्रारंभ में T1 ताप है, वाष्प दाब 2 atm है, बाहरी दाब 5 atm है। मैंने कहा इसे भी हीट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 सेम तो होते नहीं है। हीट करेंगे तो आपका जो द्रव है वो क्या होगा? वाष्पित होगा। आपका द्रव जो है वो क्या होगा? वाष्पित होगा। अगर आपका द्रव जो है वो वाष्पित होगा तो बेटा जी वाष्प दाब लगेगा। अगर वाष्प दाब लगेगा तो बेटा जी ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ेगा। जब वो 5 atm तक पहुंच जाएगा मैं रुक जाऊंगा, जो टेम्परेचर होगा उसको नोट कर लूंगा, वो उस बीकर का, उस द्रव का क्वथनांक बिंदु होगा। तो मैंने बोला हीट करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, अल्टीमेटली ये क्वथनांक बिंदु तक पहुंच जाएगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, 2 atm दोनों जगह सेम है। बढ़ते 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 2 atm से पहले वैल्यू कहां पहुंचेगी? 3 atm। 3 atm से बढ़ते 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 फिर वैल्यू कहां पहुंचेगी? 5 atm। समझ रहे हो आप बात? 2 atm से बढ़ते बढ़ते पहले वैल्यू कहां पहुंचेगी? 3 atm। बढ़ते 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 वो वैल्यू कहां पहुंचेगी? 5 atm। तो मैंने बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बाहरी दाब का मान बढ़ेगा? क्या बाहरी दाब का मान बढ़ेगा? हां जी बढ़ेगा। यानी कि मैं ये बोलूं क्या कि मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा जब वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाए, तो हम ये कहें क्या कि भाई यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाहरी दाब के समानुपाती है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाहरी दाब के समानुपाती है। प्लीज इस बात को समझें। हमने बोला वाष्प दाब और बाहरी दाब
समान होते हैं तो क्वथनांक बिंदु आता है। ये 2 एटीएम है, हीट करेंगे 3 एटीएम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 एटीएम है, हीट करेंगे 5 एटीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट बाहरी दाब के क्या है, समानुपाती। क्यों? क्योंकि बेटा जहां बाहरी दाब ज्यादा वहां ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी कि वहां ज्यादा टेम्परेचर होगा। क्योंकि शुरुआत में दोनों ही सेम थे, पर 2 से 5 पहुंचाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा 2 से 3 के कंपैरिजन में। 2 से 5 पहुंचाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा 2 से 3 के कंपैरिजन में। यस, ठीक है, बढ़िया है। तो जहां पे बाहरी दाब ज्यादा होगा वहां पे क्वथनांक बिंदु भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसको हीट करने में ज्यादा हीट लगेगी, ऑब्वियसली बाहरी दाब तक पहुंचाने में ज्यादा हीट लगेगी, है ना। ठीक है, अगला पॉइंट देखें बेटा। ये रिजल्ट अगर समझ में आया तो अब अगला रिजल्ट, अब मैं क्या करूंगा, बाहरी दाब को फिक्स कर दूंगा और वाष्प दाब को बढ़ा दूंगा। है ना। अब आप देखें ध्यान से, मैंने बोला यहां पे वाष्प दाब है 0.5 एटीएम, यहां पे वाष्प दाब है 1 एटीएम, बाहरी दाब यहां पे है 3 एटीएम और यहां पे भी बाहरी दाब है 3 एटीएम। प्लीज देखिए ध्यान से, दोनों जगहों पे भारी दाब 3 एटीएम है, यहां वाष्प दाब 0.5 एटीएम है, यहां वाष्प दाब 1 एटीएम है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझें। अब देखो भाई, मुझे पहुंचाना है दोनों को कहां, 3 एटीएम पे। यहां भी टेम्परेचर T1 है, यहां भी टेम्परेचर T1 है। क्या दोनों अभी इस समय अपने क्वथनांक बिंदु पे हैं? नहीं, दोनों ही अपने क्वथनांक बिंदु पे नहीं है। मैंने बोला 3 एटीएम जाना, भाई यहां है 0.5 एटीएम और यहां है 1 एटीएम वैल्यू। यहां वैल्यू है 0.5 एटीएम, यहां है 1 एटीएम। मुझे एक बात बताएं, 0.5 से 3 जाने में ज्यादा हीट करनी पड़ेगी या 1 से 3 जाने में ज्यादा हीट करनी पड़ेगी? प्लीज मुझे बताएं, 0.5 से 3 तक जाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा या 1 से 3 तक जाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा? प्लीज मुझे बताइए। 0.5 से 3 जाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा या 1 से 3 जाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा? प्लीज बताइएगा मुझे। 0.5 से 3 जाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा या 1 से 3 जाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे 0.5 से 3 एटीएम तक जाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। और अगर 0.5 से 3 तक जाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो बेटा जी हम ये कहें क्या कि जहां पे यहां मोर हीट करना पड़ेगा, यहां लेस हीट से काम चल जाएगा। यानी कि जहां पे वाष्प दाब कम है वहां पे ज्यादा हीटिंग होगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जहां पे वाष्प दाब ज्यादा है वहां पे कम हीटिंग से भी क्वथनांक बिंदु आ जाएगा। यानी कि मुझे यह समझ में आया कि भैया बाहरी दाब से तो क्वथनांक बिंदु समानुपाती था, परंतु वाष्प दाब से क्वथनांक बिंदु व्युत्क्रमानुपाती था। वाष्प दाब से क्वथनांक बिंदु व्युत्क्रमानुपाती था। प्लीज बात को ध्यान से समझें, बाहरी दाब से क्वथनांक बिंदु समानुपाती था, वाष्प दाब से क्वथनांक बिंदु व्युत्क्रमानुपाती था। प्लीज ध्यान से देखें, सही है।
क्लियर है? ठीक, बढ़िया, दोनों चीजें। वाष्प दाब और क्वथनांक बिंदु व्युत्क्रमानुपाती हैं, बाहरी दाब और क्वथनांक बिंदु समानुपाती हैं। प्लीज ध्यान से देखें। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि हमारा क्वथनांक बिंदु वाला पॉइंट भी अब आप सबको क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज मुझे बताएं। प्लीज देखें। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अगर यहां तक आपको क्वथनांक बिंदु अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपको वाष्पदाब अच्छे से समझ में आ गया, तो आइए अगली चीज पे चलते हैं। आइए अगली चीज पे चलते हैं। अभी तक मैं आपको केवल एक द्रव के लिए समझा रहा था। अभी तक मैंने आपको सारी बातें एक द्रव के लिए समझाई है, बट जो मेरा चैप्टर है वो तो विलियन है। मुझे तो विलियन के बारे में बातें करनी है, तो आइए विलियन के बारे में बातें शुरू करते हैं। बच्चे कह रहे हैं एटीएम क्या है? बेटा एटीएम होती है दाब की यूनिट। कैसी बातें करते हो भाई, 11वीं तो पास करके आए हो ना? है, चाहे स्कूल से ही पढ़ी हो, 11वीं पढ़ी तो होगी, या सीधा 10वीं से 12वीं में कूद गए भाई? एटीएम होती है प्रेशर की यूनिट। चलिए आइए आगे चलते हैं। प्लीज ध्यान से देखो। प्लीज ध्यान से देखो। अगर हम विलियन पे चले जाएं, अगर हम बात करें द्रव प्लस द्रव विलियन, इसे कहते हैं लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस। द्रव प्लस द्रव विलयन, जिसे हम कहते हैं लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस। अगर ये लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, तो प्लीज गौर से देखिएगा। द्रव प्लस द्रव विलयन की हम बात शुरू कर रहे हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस करेंगे इसके बारे में बात। बट बेटा जी, मैं आपको एक पदार्थों के बारे में जनरल बात बताना चाहता हूं। कोई भी पदार्थ जो है ना हमारे पास, ठोस द्रव और गैसों में, हम उसे दो कैटेगरीज में बांटते हैं। कोई भी पदार्थ जो है हमारे पास, उसे हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है वाष्पशील पदार्थ, एक होता है अवाष्पशील पदार्थ। हाँ जी, एक होता है वाष्पशील पदार्थ, एक होता है अवाष्पशील पदार्थ। कौन होते हैं वाष्पशील पदार्थ? हम कहते हैं वाष्पशील पदार्थ वो होते हैं जो जिनका वाष्पदाब होता है। मतलब ऐसे पदार्थ जो वाष्पित होकर वाष्पदाब लगा सकते हैं, है ना? जो वाष्पदाब लगा सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो वाष्पदाब लगा सकते हैं, वो हमारे पास वाष्पशील पदार्थ होते हैं। और अवाष्पशील पदार्थ फिर ऑब्वियसली कौन हो गए? जो वाष्पदाब नहीं लगा सकते। ठीक है, यहां पे मैक्सिमम एग्जाम्पल है द्रव, क्योंकि द्रव जो है वो वाष्पशील होते हैं। और जब हम बात करते हैं अवाष्पशील पदार्थों की, तो यहां एग्जाम्पल है ठोस,
यहां एग्जाम्पल क्या है? ठोस। तो वो द्रव है जो वाष्पशील है, ये ठोस है जो अवाष्पशील है। अगली चीज देखें, अगली चीज देखें, अगर मैं आपसे विलयन की बात करता हूं, तो हम बोलेंगे हमारे पास किसी भी विलयन में दो कंपोनेंट हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। हमारे पास किसी भी विलयन के दो कंपोनेंट हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। एक है विलेय, एक है विलायक। बेटा जी हमेशा ध्यान रखना, विलायक जो है वो सदैव वाष्पशील होता है। विलायक जो है वो सदैव वाष्पशील होता है, परंतु विलेय जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये वाष्पशील भी हो सकते हैं और अवाष्पशील भी हो सकते हैं। ये वाष्पशील भी हो सकते हैं और अवाष्पशील भी हो सकते हैं। इस बात को समझ के रखिए कि विलेय और विलायक दो चीजें होती हैं किसी विलयन में। जो विलायक है वो सदैव वाष्पशील है, जो विलेय है वो वाष्पशील भी हो सकता है और अवाष्पशील भी हो सकता है। मतलब हम विलायक को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला विलायक सदैव वाष्पशील है, मतलब पीए का मान नॉन जीरो है, पीए का कुछ ना कुछ मान होता है। पर जो विलेय है वो वाष्पशील अवाष्पशील दोनों हो सकता है। तो वाष्पशील का मतलब है कि इसका कुछ वाष्पदाब होगा, अवाष्पशील का मतलब है इसका वाष्पदाब नहीं होगा। इसका वाष्पदाब नहीं होगा, इसका वाष्पदाब होगा और इसका भी वाष्पदाब नहीं होगा, मतलब होगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का? ये बात हो गई। तो हम ना दो तरीकों के केस पढ़ने वाले हैं, द्रव प्लस द्रव विलयन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम जो द्रव प्लस द्रव विलयन डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बोलेंगे, मैंने बोला वाष्पशील विलेय प्लस वाष्पशील विलायक का विलयन, हमने बोला द्रव प्लस द्रव विलयन। वाष्पशील विलेय प्लस वाष्पशील विलायक का विलयन जिसे हम कहते हैं द्रव प्लस द्रव विलयन, जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव प्लस द्रव विलयन। अगर हम इसे द्रव प्लस द्रव विलयन कहते हैं, वाष्पशील विलेय प्लस वाष्पशील विलायक का विलयन, तो बेटा जी ध्यान से समझें, हमने बोला कि हमने यहाँ पे विलेय डाला, विलायक डाला और उनका मिश्रण बनाया जिसे विलयन कहते हैं। वहां मैं वाष्पदाब निकालना चाहता हूं, वहां मैं वाष्पदाब निकालना चाहता हूं। तो प्लीज गौर से देखें, एक बीकर है जिसमें सिर्फ विलेय है, एक बीकर है जिसमें सिर्फ विलेय है, एक बीकर है जिसमें सिर्फ विलायक है, और एक मेरे पास में ये बीकर है जिसमें विलयन है। समझें आप बात को, एक बीकर है जिसमें सिर्फ विलेय है, एक बीकर है जिसमें सिर्फ विलेय है, ये है विलायक, और एक होगा इन दोनों से बनने वाला विलयन। प्लीज देखें, यह है बीकर जिसमें 100% विलेय है, यह है बीकर जिसमें 100% विलायक है, और यह है बीकर जिसमें दोनों मिक्स करके विलयन बनाया गया है। अगर 100% विलेय है तो बेटा जी यहां पे जो वाष्पदाब है, क्या वो केवल 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 विलेय की वजह से है? इस वाले बीकर में जो वाष्पदाब है, क्या वो केवल विलेय की वजह से है? अगर केवल विलेय की वजह से है तो बेटा जी यहां का वाष्पदाब हो गया पीबी नॉट, क्योंकि ये शुद्ध विलेय का वाष्पदाब है। ध्यान से देखें, हम बोलेंगे पीबी नॉट क्या है?
शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। ठीक है, इसी तरीके से यहां क्या है, PA नॉट, ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इस बीकर में 100% विलायक है, इस बीकर में 100% विलेय है। अगर मैं यहां पे विलेय का मोल भिन्न लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा विलेय का मोल भिन्न है 1 और विलायक का मोल भिन्न है 0, क्योंकि यहां पे सिर्फ विलेय है। अगर मैं यहां बात करना चाहूं तो विलायक का मोल भिन्न है 1, विलेय का मोल भिन्न है 0, क्योंकि यहां पे सिर्फ विलायक है। परंतु अगर मैं विलयन की बात करता हूं, अगर मैं विलयन की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास कुछ XA भी होगा, कुछ XB भी होगा। यहां पे मेरे पास कुछ XA भी होगा, कुछ XB भी होगा, कुछ विलेय भी होगा, कुछ विलायक भी होगा। तो बेटा जी यहां पे PB नॉट से काम चल गया, यहां PA नॉट से काम चल गया, क्योंकि ये शुद्ध विलेय और शुद्ध विलायक था। बट यहां पे शुद्ध नहीं है ना। सोचो, यहां 2 मोल विलेय है और 3 मोल विलायक है। सपोज करो यहां पे 2 मोल विलेय है और यहां पे 3 मोल विलायक है। मैंने जब इनको मिक्स कर दिया, अब यहां पे विलेय का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना है, 2/5, क्योंकि टोटल मोल 5 है, और विलायक का कितना है, 3/5। यहां पे सिर्फ 2 मोल है, यहां पे सिर्फ 3 मोल है, यहां पे 2/5 और 3/5 है। समझ में आ रही है बात? 2/5 और 3/5 है। समझ में आ रही है बात? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे 100% दोनों ही नहीं है, कुछ कुछ मात्रा में दोनों है। अगर दोनों ही कुछ कुछ मात्रा में है तो हम बोलेंगे कि A का वाष्प दाब है PA और B का वाष्प दाब है PB। हम PA का मान बोलते हैं XA PA नॉट और हम PB का मान बोलते हैं XB PB नॉट। समझे मेरी बात को? PA का मान XA PA नॉट है, PB का मान XB PB नॉट है। कैसे? ये तो शुद्ध था। अब जितना पोर्शन यहां पे है उस शुद्ध से उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना पोर्शन यहां पे है उस शुद्ध से इसको मल्टीप्लाई कर दो। PA XA PA नॉट हो गया, PB XB PB नॉट हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं विलयन के वाष्पदाब की बात करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। समझ में आ रही है क्या ये बात? इसी चीज को कहते हैं राउल्ट का नियम। अब मैं इसको राउल्ट के नियम की तरह लिख के बताता हूं। इसी चीज को कहते हैं राउल्ट का नियम। इसी चीज को क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। अगर इस चीज को राउल्ट का नियम कहते हैं तो समझे राउल्ट का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी भी द्रव का वाष्प दाब, किसी भी द्रव का वाष्प दाब बीकर में मौजूद उसके, इस नियम के अनुसार किसी भी द्रव का वाष्प दाब बीकर में मौजूद उसके मोल भिन्न के समान होता है। मतलब हम बोलते हैं विलायक का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समान है और विलेय का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समान है। विलायक का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समान है, विलेय का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समान है। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो PA का मान हो गया XA PA नॉट और PB का मान हो गया XB PB नॉट। PA का मान हो गया XA PA नॉट और PB का मान क्या हो गया, XB PB नॉट। तो हमारे पास विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PA प्लस PB।
तो हम इसे बोल देंगे एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, सही बात है। तो हमारे पास यहां पे हम बोलते हैं कि एक्स ए और एक्स बी जो है वो हम बोलते हैं विलायक एवं विलेय के, विलायक एवं विलेय के द्रव अवस्था में, विलायक एवं विलेय के द्रव अवस्था में मूल भिन्न। एक्स और एक्स बी क्या होते हैं? विलायक एवं विलेय के द्रव अवस्था में मूल भिन्न। प्लीज देखें ध्यान से, सही बात है। एक्स ए पी ए नॉट, एक्स बी पी बी नॉट। प्लीज गौर से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, यस, प्लीज ध्यान से देखें भाई। हाँ जी, क्लियर है? बढ़िया, ठीक, ठीक है सर। अगर ये सही है, अगर ये समझ में आ गई यहां तक बात, तो एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखिएगा बेटा। एक्स ए और एक्स बी को मैंने बोला है द्रव अवस्था में मूल भिन्न। एक्स ए और एक्स बी को मैंने बोला है द्रव अवस्था में मूल भिन्न। बेटा जी, पर ये द्रव वाष्पित भी तो होगा, ये जो द्रव है ये वाष्पित भी तो होगा। और अगर ये वाष्पित होगा तो यहां जो मोल भिन्न होंगे वो क्या होंगे? वाई ए और वाई बी। अगर ये द्रव वाष्पित होगा तो यहां जो मोल भिन्न होंगे वो क्या होंगे? वाई ए और वाई बी। अगर वो वाई ए और वाई बी होंगे तो प्लीज बात को ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोलेंगे? एक्स ए पी ए नॉट इक्वल टू वाई ए इंटू पी सोल्यूशन। इसी तरीके से एक्स बी पी बी नॉट इक्वल टू वाई बी इंटू पी विलियन। ये भी एक रिलेशन होता है जो आपको ध्यान रखना होता है। और हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि वाई ए और वाई बी क्या है? वाई ए और वाई बी क्या है? वाष्पित अवस्था में। वाई ए और वाई बी क्या है? वाष्पित अवस्था में विलायक एवं विलेय का मूल भिन्न। वाष्पित अवस्था में विलायक एवं विलेय का मूल भिन्न। हम बोलेंगे जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी का मान 1 है, वैसे वाई ए प्लस वाई बी का मान 1 है। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी का मान 1 है, वैसे ही वाई ए प्लस वाई बी का मान भी 1 है। ठीक है ना? क्लियर है? प्लीज ध्यान से देखें, फिर इस पे सवाल शुरू करते हैं। प्लीज ध्यान से देखें, फिर इस पे सवाल शुरू करते हैं। गौर से देखिएगा। यस, पहला सवाल, प्लीज ध्यान से देखें। हाँ जी, ये डाल्टन लॉ है, क्या बात है।
ऐसे तुम्हें साम्य स्थिरांक लिखना नहीं आता, ऐसे तुम्हें डाल्टन का नियम भी समझ में आ गया। देखिए भाई, पहला सवाल हमने बोला द्रव ए तथा द्रव बी मिलकर एक विलयन बनाते हैं। द्रव ए तथा बी मिलकर विलयन बनाते हैं। ऐसे दो विलयन जिनमें पहले विलयन में XA का मान 0.25 है एवं दूसरे विलयन में XA का मान 0.58 है एवं दोनों विलयनों के कुल बार का मान दोनों विलयनों के कुल दाब का मान 0.3 बार एवं 0.4 बार क्रमशः है। मुझे बताना है P नॉट बी, विलयन बी जो है हमारे पास, जो द्रव बी है उसका शुद्ध वाष्प दाब क्या होगा। यस, शुद्ध वाष्प दाब क्या होगा। प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने बोला कि दो विलयन बनते हैं, एक है सॉल्यूशन 1, एक है सॉल्यूशन 2। एक है सॉल्यूशन 1, एक है सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन ए जो है इसमें XA का मान 0.25 है, XB का मान 0.75 है। सॉल्यूशन 2 है, इसमें XA का मान 0.58 है, XB का मान 0.42 है। XA का मान 0.25 है, XB का मान 0.75 है। दूसरे विलयन में XA का मान 0.58 है, XB का मान 0.42 है। अब आप देखें ध्यान से, पहले विलयन के अंदर जो कुल दाब है वो कितना है, 0.3 बार, और दूसरे विलयन के अंदर जो कुल दाब है वो कितना है, 0.4 बार। मुझे PA नॉट और PB नॉट बताना है। प्लीज ध्यान से देखें, क्या इस चीज को मैं XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट बोल सकता हूं क्या? क्या इस चीज को मैं, इसको XA डैश और XB डैश बोल देते हैं, तो क्या इस चीज को मैं XA डैश PA नॉट प्लस XB डैश PB नॉट बोल सकता हूं क्या? बेटा द्रव तो सेम ही है ना, विलयन दो तरीके के बन रहे हैं, द्रव तो सेम ही है, उनसे विलयन दो तरीके के बन रहे हैं। तो ऊपर वाले में मैंने इक्वेशन डाली कि 0.3 बराबर ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है। अब दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, PA नॉट और PB नॉट। निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है, यहां से आप PA नॉट भी निकाल सकते हैं
और यहां से आप पीबी नॉट भी निकाल सकते हैं। बताएं भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आंसर आप होमवर्क में निकालिएगा, बट मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। एक्स से 0.25 था तो एक्स भी मुझे पता था 1 माइनस करते ही आ जाएगा। दूसरे केस में एक्स से 0.58 था तो मुझे पता था कि एक्स भी 1 माइनस करते ही आ जाएगा। वही मैंने कर दिया। प्लीज देखें ध्यान से, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं। बेटा बार प्रेशर की यूनिट है, बार एटीएम एमएमएचजी ये सब दाब की यूनिट होती हैं। मुझे लगता है यहां किसी को दाब की यूनिट ही नहीं पता है। आइए बात कर लें प्लीज, बहुत बार हो गया अब तो। ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? प्लीज देखें, नोट पॉइंट डाल के लिखते हैं। दाब की यूनिट क्या क्या होती हैं? एटीएम, बार, एमएमएचजी, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, ये सारी यूनिट्स होती हैं दाब की। अगर ये सारी दाब की यूनिट्स होती हैं तो भाई इनके आपस में कन्वर्जन भी पता होने चाहिए। 1 एटीएम जो है वो लगभग सेम होता है 1 बार के। 1 एटीएम जो है अगर इसको एमएमएचजी में लिखना है तो 760 एमएमएचजी होता है। 1 एटीएम है अगर इसको टॉर में लिखना है तो 760 टॉर होता है। 1 एटीएम जो है इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। या फिर 1 एटीएम जो है ये 10⁵ पास्कल होता है। ये ध्यान रखें भाई, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। आइए एक सवाल और करें। आइए एक सवाल और करें। प्लीज देखिएगा अगला सवाल क्या है। प्लीज देखिएगा अगला सवाल क्या है। सवाल कह रहा है पीए नॉट का मान है 400 एमएमएचजी। एक द्रव है उसके लिए पीए नॉट का मान है, शुद्ध वाष्प दाब का मान है ये। पीबी नॉट का मान है 600 एमएमएचजी। ठीक है। एक्सबी का मान है 0.5। आपको बताना है विलियन का वाष्प दाब कितना होगा, वाईए कितना होगा, वाईबी कितना होगा, ये सब आपको बताना है। ठीक है? प्लीज ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है 500 एमएमएचजी, 0.5, 0.5। दूसरा ऑप्शन है 450 एमएमएचजी, 0.5, 0.5। तीसरा ऑप्शन है ये। चार ऑप्शंस हैं। प्लीज ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे। प्लीज ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ट्राई करें इस सवाल को।
हाँ जी। ओके, आइए भाई डिस्कस करें। हमें पी ए नॉट और पीबी नॉट पता है, हमें पी ए नॉट और पीबी नॉट पता है, हमें एक्स बी पता है, तो क्या हमें एक्स से नहीं पता होगा? हमें एक्स बी पता है, तो क्या हमें एक्स से नहीं पता होगा? ऑब्वियसली पता होगा, क्योंकि वन माइनस करते ही आ जाता है। अगर मुझे विलियन का वाष्पदाब निकालना है, समझें बात को, किसके बराबर होगा? इस चीज के बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 400 प्लस 0.5 इंटू 600, हाफ इंटू 400, ये हो गया 200 और ये हो गया 300। आंसर आ गया 500 एमएमएच जी। विलियन का वाष्पदाब क्या हो गया? 500 एमएमएच जी। अगर विलियन का वाष्पदाब 500 एमएमएच जी है, तो बी और डी तो रिजेक्ट हो गए। अब वाई ए और वाई बी की बात करते हैं। तो मैंने बोला एक्स ए पी ए नॉट इक्वल टू वाई ए इंटू पी सॉल्यूशन, यानी कि वाई ए का मान हो गया एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी सॉल्यूशन। एक्स ए का मान है 0.5 इंटू पी ए नॉट का मान है 400 डिवाइडेड बाय विलियन का वाष्पदाब है 500। आंसर आ गया हाफ इंटू 400 यानी कि 200, 200 बाय 500 यानी कि 2/5 यानी कि 0.4। वाई ए का मान 0.4 है, तो वाई बी का मान 1 माइनस वाई ए है, 0.6, 0.4, 0.6। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। 500 में एच जी 0.4, 0.6, आंसर आ गया सी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें। ठीक है भाई, समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन? डन है क्या? कोई दिक्कत है तो बताएं प्लीज। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, सी ऑप्शन आया। ये बच्चे हैं जिन्होंने किया है, वेरी नाइस। प्लीज देखें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, यहां तक सब सही है कि बेटा? विकास से नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा कि क्या कैसे कराया जाए, हमको पता है कैसे क्या कराना होता है, डोंट वरी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सवाल और, प्लीज ध्यान से देखिएगा। द्रव M तथा द्रव N मिलके द्रव M तथा N मिलके विलयन बनाते हैं। यदि पीएम नॉट का मान 450 एमएमएच जी तथा पीएन नॉट का मान 700 एमएमएच जी है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन।
प्लीज देखिए ध्यान से सवाल को। मुझे XM XN YM YN में से रिलेशन बताना है। प्लीज ध्यान से देखना, हम बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं क्या, XM PM नॉट इज इक्वल टू YM PS, मतलब P विलियन, और ऐसे ही हम XN PN नॉट इसे बराबर कह देते हैं YN इंटू P विलियन। दोनों साइड रेशो ले लेते हैं। अगर दोनों साइड रेशो ले लेते हैं तो विलियन के वाष्प दाब तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे हम ये कह सकते हैं क्या, XM अपॉन XN जो है ये किसके बराबर है, PN नॉट अपॉन PM नॉट इंटू YM बाय YN। XM बाय XN किसके बराबर है, PN नॉट अपॉन PM नॉट इंटू YM बाय YN। हम क्या बोलेंगे, XM बाय XN जो है ये आपका किसके बराबर है, PN नॉट बाय PM नॉट, 700 बाय 450, ये चीज इंटू YM बाय YN। तो मैं ये कहूं ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से इतना गुना बड़ी है, और अगर ये चीज इससे इतना गुना बड़ी है तो हमें समझ में आता है कि XM बाई XN जो है वो ज्यादा है YM बाय YN से। यानी कि आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। XM बाई XN जो है वो YM बाई YN से बड़ा है। सही बात है, बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने राउल्ट के नियम पे कुछ सवाल करे। अब अगली क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे राउल्ट के नियम के आधार पे विलियन कितने तरीके के हो सकते हैं। विलियन का वर्गीकरण किया जाता है राउल्ट के नियम के आधार पे। तो आपको जो डीपीपी मिलेगी उसे ट्राई करें, प्लस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, जितनी भी चीजें पढ़ाई है अच्छे से गो थ्रू करिएगा। मॉड्यूल आप सबके पास होगा, उसमें पहली एक्सरसाइज है प्रारंभ। उसके क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक, उसके पहले 20 सवाल ट्राई करके देखें, ठीक है, बढ़िया है। तो बेटा यहां तक बातों को ध्यान से सुनना। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत समझने में दिक्कत आई है एक बार फिर से रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला शीट में जितने आज नए फॉर्मूले बताए हैं सारे ऐड कर लेना, ठीक है। PYQs करने के लिए मॉड्यूल की लास्ट एक्सरसाइज आप देख सकते हैं हर चैप्टर में, ठीक है। यहां तक के लिए आज रोकते हैं, अगली क्लास करेंगे कल, आगे बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।